बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे डीडीसी इंतखाबात के हवाले से। 5 मरहलों के इंतखाब हुए हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन रही। कई पार्टीज जो है अपनी जो जीत के हवाले से बात कर रहे हैं, अलायंस के लोग भी बात कर रहे हैं, बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और छठे फेज के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही है, इस पूरे मामले में हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा छठे फेज के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि मौसम कहीं तब्दील हो गया है, बर्फबारी की भी पेशन गोई है, तो इस हवाले से सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम रऊफ छठे फेज की तैयारियों की बात करें तो जिस तरह पहले 5 फेजों में सरकार ने तैयारी कर रखी थी, उसी तरह छठे फेज के लिए तैयारी भी है। और इस तैयारी के दौरान सिक्योरिटी को एक बार फिर रिव्यू किया जा रहा है। सिक्योरिटी के साथ साथ जो कैंपेनिंग जो लोग कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन मटीरियल है और इलेक्शन के लिए जो अमला है उनको अपने अपने मुकामात तक पहुंचाने के लिए तैयारियां की जा रही है। उनकी अकोमोडेशन से लेकर दूसरे मामला का ख्याल रखा जाता है। वो अलग बात है कि इस दौरान जो हमने 5 फेजेस में देखा तो अकोमोडेशन, जो प्रॉपर अकोमोडेशन होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिली। ज्यादातर हमने देखा कि जो अमला था, पोलिंग अमला, उनको रात को पहुंचाया गया, फिर उन्हीं स्कूल बिल्डिंग्स में उन्हीं जगहों पर उनको रखा गया, वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन एक तरह से मैनेज तो किया गया। 5 फेजेस जो है काफी अच्छे मैनेज हुए हैं। और अब छठे फेज के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। रिव्यू मीटिंग्स ली जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रिव्यू मीटिंग्स ले रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी अपनी रिव्यू मीटिंग्स ले रही हैं। और जहां जहां उनको जो हाई प्रोफाइल एरियाज होते हैं या रेड जोन्स होते हैं, जो इलाके इस तरह के होते हैं, वहां को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। वहां ड्रोन से लेकर दूसरी जो सर्विलेंस की टीमें हैं वो लगाई जा रही हैं और देखा जा रहा है सिचुएशन को किस तरह से, अगर कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे आउट ऑफ टर्न जो सिचुएशन कभी बन जाती है तो उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाए। सनम, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करें तो अच्छी खासी पार्टिसिपेशन देखने को मिली लोगों की इन इलेक्शंस में, डीडीसी इलेक्शंस में, जहां पे लोगों ने वोट दिया। और मुद्दे जो लोगों के हैं, बेसिक डेवलपमेंट की बात भी हो रही है। कहीं ना कहीं अगर हम मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर में खीमजन है, कंपेनिंग कर रहे हैं, वो मोहल्लों में जा रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। और बीजेपी को वोट देने के हवाले से बात करें तो लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है, क्या किसी भी पार्टी के जो दावे हैं जीत दर्ज करने का उसका कोई इशारा मिलता है? देखिए, सबसे पहले यहां कहा जाता है कि बड़ी पार्टिसिपेशन रही। हम ये इसको बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं कह सकते। 30% के आसपास ओवरऑल हमने देखी है अब तक जो पार्टिसिपेशन है। और ये 30% अगर देखा जाए जम्मू के मुकाबले में तो आधी है। और जब नेशनल लेवल पे कभी इंतखाबात होते हैं जहां होते हैं तो वहां ये 1/3 है। तो ओवरऑल हम इसको पार्टिसिपेशन कहें तो अच्छी खासी पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन वो नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। और उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ के हालात जिम्मेदार हैं, यहाँ की पोलिटिकल सिचुएशन जिम्मेदार है, यहाँ की जो सारा कुछ मामला होते हैं वो सब के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जहां तक आपने बात की कि पार्टीज में हम सबसे पहले अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू में है कांग्रेस है, बीजेपी है, जम्मू में ग्रैंड अलायंस जो कश्मीर का बना हुआ ये भी वहां पे है। लेकिन ओवरऑल अगर कश्मीर में हम देखें तो कश्मीर में गुपकार अलायंस है, उसके मुकाबले में कोई पार्टी खुल सामने नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं अपनी पार्टी है यहाँ पे, लेकिन अपनी पार्टी भी वो दमखम नहीं दिखा सकी है जो उसके हवाले से लोगों में था, अंदाजा था कि अपनी पार्टी कुछ कर पाएगी। और फिर अपनी पार्टी के साथ साथ जो बड़ी पार्टी यहाँ पे बीजेपी है, जिसके सभी जो स्टार कैंपेनर्स कश्मीर आए हैं और कश्मीर में कैंपेनिंग की है, शाहनवाज हुसैन से लेकर अनुराग ठाकुर तक सब आए और यहाँ पे उन्हें कैंपेनिंग की। बारी बारी आते रहे, यहाँ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाते रहे। लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा वो उलटफेर दिखाने में कामयाब नहीं हुई। और उसकी सब साफ वजह है, जो कश्मीर में बीजेपी का बेस नहीं है। बीजेपी 1-2 सीटों पे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ उछल कूद कर सकती है, यानी कुछ उलटफेर कर सकती है। वो यहीं साउथ कश्मीर के 1-2 सीटों पे हम देख सकते हैं, है अंदाजा है वहां पे। लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि स्टार कैंपेनर्स थे या बीजेपी का मंशूर था या बीजेपी से लोग खुश थे, बल्कि वो लोकल लेवल के जो कैंडिडेट्स उनके थे उन्होंने जो मेहनत की, उनकी जो इमेज थी उस वजह से वो हम देख सकते हैं। ओवरऑल बीजेपी यहां पे हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा मुआरका तय नहीं कर सके। लेकिन इसके साथ साथ हमने इस इंतखाबात में एक और चीज भी देखी। हमने देखा कि अलायंस जो बना था, जो कोलिशन बना था, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो हमने देखा कि उसकी इमेज को भी बड़ा धक्का लग सकता है। क्योंकि जिस इमेज के साथ, जिस काम के साथ वो बाहर आए थे, उन्होंने अलायंस किया था, वो ग्राउंड पे हमने अलायंस नहीं देखा। हमने ग्राउंड पे
देखा कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था वहां पीडीपी का डमी कैंडिडेट खड़ा था, और जहां पीडीपी का कैंडिडेट था, जहां पीडीपी को सीट मिली थी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का डमी कैंडिडेट था। ये जो डमीज थे, इन्होंने आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये गुपकार अलायंस का हिस्सा होंगे, लेकिन इस वक्त फिल वक्त जो इनके अपोनेंट्स हैं उनको बड़ा मौका मिलेगा गुपकार अलायंस के हवाले से, क्योंकि गुपकार अलायंस के सभी कैंडिडेट्स जिस उम्मीद के साथ गुपकार अलायंस बने था कि वो वन वे स्वीप करेंगे, उनके अपने कैंडिडेट स्वीप नहीं कर पाएंगे। ये अब मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि उनके वोट कटवे जो है वो उनके ही अपने लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, या यूं कहें ग्रैंड अलायंस के लोग हैं, और ये जो है ये आने वाली सियासत पे एक बड़ा सवाल भी खड़ा करेगा। सर, मैं लास्ट में जानना चाहूंगा, जहां पे कंपेनिंग की हम बात करें, बीजेपी कंपेनिंग कर रहे हैं और स्टार कंपेनर्स की आपने बात की, अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं वो मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं और लोगों से बात करें, मगर जो अलायंस के लीडरान हैं वो कंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। एक तो इल्जाम वो ये भी लगा रहे हैं कि उनको कंपेनिंग करनी नहीं दी जा रही है। क्या आप वाकई मानते हैं उनको कंपेनिंग करनी नहीं दी जा रही है, या वो खुद कंपेनिंग का हिस्सा नहीं बन रहे? देखिए, दो चीजें होती हैं, जब भी इंतखाबात होते हैं इल्जामात लगते रहते हैं, और इल्जामात यूजुअली सरकारी इदारों या सरकार पे ही लगाए जा सकते हैं, किसी और पे लगाए नहीं जा सकते। एक पुराना प्रैक्टिस भी है। यहाँ पे एक चीज मानना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कश्मीर में, उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखा जा सकता है, और उन्हीं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कुछ सरकार कहती है कि कुछ जगहों पे उन्होंने जो गुपकार अलायंस के लोग उनको जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन ये भी बहाना ही है, बहाना इसको कह सकते हैं। और गुपकार अलायंस के लोग भी, उनके हवाले से भी कहा जाता है कि कुछ कुछ बहाना ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार कैंपेनर्स जो उनके थे वो खामोश रहे, वो क्वारंटीन में चले गए, उनकी सेकंड लाइन की लीडरशिप जो है वो कैंपेनिंग करती रही। पीडीपी की जो स्टार कैंपेनर महबूबा मुफ्ती है उनको रखा गया, उनको हाउस अरेस्ट रखा गया, डिटेंशन में रखा गया, लेकिन उनके जो सेकंड लाइन है वो कैंपेनिंग करती रही। जो कश्मीर में हालात जो है बहुत पहले से हम देखते आए, यहाँ बड़ी रैलीज बहुत कम होती हैं। यहाँ यूजुअली इलेक्शन में कुछ मीटिंग्स जिन्हें कश्मीर में कहा जाती है, गली नुक्कड़ पे जो मोहल्ले की मीटिंग होती है वो की जाती है, और उन मीटिंग्स का एक अच्छा इंपैक्ट भी रहता है। वहां बात बताई जा सकती है, बात सुनवाई जा सकती है, और वहां पे सवाल जवाब भी। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे, और बात हो रही डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, कंपेनिंग के हवाले से। अब नताइज किस तरह के होंगे वो 22 दिसंबर को पता चलेगा, किस पार्टी ने मैदान मारा है। मगर अभी की बात करें, हर एक पार्टी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर में महकमे हॉर्टिकल्चर के हवाले से, यहाँ के ग्रोवर्स को फायदा देने के हवाले से, और यहाँ के फ्रूट को या यहाँ के वेजिटेबल को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए सरकार कई सालों से कोशिशें कर रही है, और अब ये कोशिशें कहीं ना कहीं रंग ला रही है, क्योंकि यूएई इंडिया जो समिट चल रहा है दुबई में, यूएई में, यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर के अफसरान हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर है नवीन चौधरी की सरबराही में एक टीम वहां पे गई है, और वहां पे एक एमओयू जो साइन किया गया इस हवाले से, और किस तरह यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को फायदा मिल सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह ये फ्रूट पहुंचाया जाएगा, इस हवाले से वहां पे बात हुई है। तो समिट में कई अफसरान यहाँ के मौजूद रहे हैं, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ साथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद बट भी मौजूद रहे। हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद बट से इस हवाले से बात की, इस समिट के हवाले से, और यहाँ के फ्रूट को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के हवाले से जो कोशिशें सरकार कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है, कितनी कामयाबी उनको मिली है और कितना फायदा मिल सकता है यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स पे, इस पे हमने बात की डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद बट से। आप सुनिए डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद की बात, क्या कहना है उनका इस समिट के हवाले से। रोज साहब, आपको पता है कि पिछले 2 साल से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जबरदस्त फोकस है इस सेक्टर पर, हॉर्टिकल्चर JNK में। तो इस सिलसिले में जो हमने हाल ही में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की श्रीनगर में इस साल दूसरी बार, तो उसमें ऑनरेबल LG साहब ने ये फरमाया कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे इस सिलसिले में दुबई में, जो ये कोशिश करेगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में है या दूसरी चीजों में है, उसका सही इंटरनेशनल वो मार्केट देखा जाए और उसकी हौसला अफजाई की जाए। इस सिलसिले में ही ये 7 तारीख से 10 तारीख तक दिसंबर तक ये यहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी समिट था, जो UAE और इंडिया का 2020 का समिट होता है।
तो ये यहाँ की जो एम्बेसी है दुबई में, उनके इश्तिराक से ये हुआ था और इसमें हमारा भी सपोर्ट था JNK हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। तो इस डेलीगेशन की जो सरबराही है वो नवीन कुमार चौधरी सर कर रहे थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हार्टिकल्चर हैं, और इसमें फार्मर्स का ग्रुप भी था और इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप भी था, और जो फूड सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं वो भी इसमें थे। एक बड़ा ग्रुप था, तकरीबन 20 से ज्यादा ही डेलीगेशन थे जो जम्मू और कश्मीर से थे, जिसमें एप्पल रिलेटेड या बासमती राइस जो आरसपोरा है या दूसरे जो फूड आइटम्स हैं, हमारा वेजिटेबल का एक खास पोर्शन होता है जिसको इंटरनेशनल मार्केट में पसंद किया जाता है, हमारा वॉलनट, हमारा आलमंड, हमारा जो चेरी आने वाला सीजन है। तो हर एक चीज में अच्छी इन्होंने इंटरेस्ट दिखाई। इसमें जो बड़े बिग बिजनेस टाइकून्स हैं उनमें लोलो ग्रुप के जो सलीम अली MA भाई साहब हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट के हिस्सेदार भी हैं, उसमें भी वो एक मेंबर हैं, और जो उनके भाई हैं दूसरे ग्रुप लीडर सलीम भाई साहब, तो वो भी इसमें शामिल थे। तो उन्होंने एजाज साहब, मैं एक चीज जानना चाहूँ, इससे पहले तो इस तरह के इकदाम नहीं उठाए गए आज तक हमने नहीं देखा, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के ग्रोवर को कितना फायदा मिल सकता है? ये जो इंटरनेशनल मार्केट की आपने बात की, क्या ये इंटरनेशनल मार्केट तक जो फ्रूट यहाँ का है, जिस तरह आपने जो प्रोडक्ट्स की बात की, पहुंचाने के लिए ये खुद सरकार पहुंचाएगी कि यहाँ के जो इसके साथ मुंसलिक लोग हैं वो खुद इसको आगे बढ़ा सकते हैं? ये कल जब लॉन्च हो गया यहाँ एप्पल हाइपर मार्केट में जो यहाँ होता है इस लुलु ग्रुप का, तो मैंने वहाँ भी यही बात की कि ये हमारे लिए एक ड्रीम से कम नहीं है, एक ख्वाब हमारे लिए था कि इंटरनेशनल मार्केट ढूंढना। तो वहाँ उन्होंने जबरदस्त, जो सलीम अली साहब थे लुलु ग्रुप के हेड, उन्होंने बड़े सही अंदाज में फरमाया कि हमें जो भी हो सकता है हमसे, वो उसमें हम सपोर्ट करेंगे। वो अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर रहे हैं श्रीनगर में, वो वहाँ प्रोसेसिंग जो पोस्ट हार्वेस्ट में वहाँ भी कुछ कारखाने, कुछ यूनिट लगाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको कहा कि जब तक आप अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करोगे तब तक हम आपको अकोमोडेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा फराहम करेंगे, और वो एम्प्लॉयमेंट एक ड्राइव भी चलाएंगे, और जो चार्टर्ड फ्लाइट्स का अरेंजमेंट है उस पर भी आने वाले टाइम में बात होगी। और कोशिश ये रहेगी कि दोनों सरकारों की कि अगर डायरेक्ट वहाँ से ये फ्रूट और वेजिटेबल और जो हम आने वाले टाइम में फिश या वगैरह दूसरी चीजें हैं उनका भी कारोबार हो सकता है, तो उस पर भी बातचीत की गई इसमें। नहीं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या इसमें ग्रोवर का डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा उन एजेंसीज के साथ, या यहाँ की सरकार उनके साथ खुद करेगी? ये ग्रोवर का उन एजेंसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा? जो कल MOU हुआ है वो डायरेक्ट ग्रोवर्स और लुलु ग्रुप के दरमियान हुआ। हम आने वाले टाइम में भी कोशिश करेंगे ग्रोवर्स को डायरेक्ट जोड़ने की इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें कोई दरमियानदारी नहीं होगी। जी 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 जी। तो इस कदम को आप बहसती जो सरबराह आप हॉर्टिकल्चर है, किस तरह देख रहे हैं, और क्या आप मानते हैं कि फायदा मिल सकता है यहाँ के ग्रोवर को? रूट साहब, इसमें जो सैफरान है, सैफरान का भी एक विंडो यहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, जो अलमाविया ग्रुप है उनके जो यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, तकरीबन जो भी यहाँ के अलग अलग खत्ते हैं गल्फ में, उनमें ये स्टोर्स होते हैं। तो वहाँ पर अलग एक विंडोज सैफरान के लिए वो कायम किया गया, क्योंकि अब हमारा सैफरान GI टैगड भी है और इसकी सर्टिफिकेशन भी है। इसमें एक अपना एक लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश हुआ है दुसू पांपोर में, तो उसका भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है। अब जो दूसरा हमारा एप्पल है वो भी लॉन्च किया गया इस लुलु हाइपर मार्केट में, तो उसको भी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बढ़ाने की। जो भी तादाद है, चाहे वो एयर हो सकती है या वो समंदरी शिपमेंट हो सकती है कंटेनर्स में, उस पर हम फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे फार्मर्स डायरेक्ट अपना यहाँ बिजनेस करेंगे। यही इस समिट का मकसद है। चलिए नाज़रीन, आपने बात सुनी, कहीं ना कहीं जो ख्वाब है वो शर्मिंदे ताबीर होने जा रहा है। यहाँ के फ्रूट को, यहाँ के वेजिटेबल को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाएगा, सरकार की कोशिश है, और दोनों तरफ से जो सरकारें हैं वो इस पे कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग तरह से यूनिट्स खोले जाएंगे जिससे इस फ्रूट को या वेजिटेबल को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। ये बात कर रहे थे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर।
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे तालीम के हवाले से। अगरचे अगस्त साल 2019 से लेकर अभी तक की बात करें तो स्कूल यहाँ पे बंद रहे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बंद रहा। एक तो आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद इस तरह के हालात बने, उसके बाद कोविड-19 की वजह से भी बंद रहे और स्कूल यहाँ पे नहीं खुले हैं। अब विंटर वेकेशंस का ऐलान सरकार ने किया है। अब 28 फरवरी तक 21 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक अब यहाँ के सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। हमारे साथी इरफान फाजिल की जुबानी आप सुनिए। इरफान ने कई लोगों से बात की, कई अफसरान से बात करने की कोशिश की इस हवाले से, तो इरफान फाजिल की जुबानी सुनिए आप, महकमे तालीम ने किस तरह का फैसला लिया है। तालीम, एजुकेशन और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कोविड-19 में सबसे ज्यादा इफेक्ट रही और उसके साथ साथ बात करें जम्मू कश्मीर के स्कूल्स भी बंद रहे। स्कूलों के साथ साथ अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या ऑनलाइन पढ़ाई, जहां पर 2G का सहारा ही इस वक्त यहाँ के लोग ले रहे हैं। एक जानिब अगर बात करें तो कई सारी खबरें 4G को लेकर है, मगर अभी तक 4G रिस्टोर नहीं हुआ है। मगर अब खबर यह है कि विंटर जोन को लेकर बात करें तो स्कूल महकमे की तरफ से सरकार ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। विंटर वेकेशन जो कि हर साल होती है, और इस बारी 21 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक विंटर वेकेशंस जो है उसे बता दिया गया है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है वो प्रॉपरली इस ऑर्डर का फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी जो कि 2G पर ही चलेंगी। मगर सवाल यहाँ पर यह बनता है, जबकि कोविड-19 और साथ ही साथ SOP गाइडलाइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से देखा जाए तो दूर दूर तक ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। मगर सरकार ने यह भी बताया है हुक्मनामे में कि आखिरकार अगर एजुकेशन है और एजुकेशन के साथ साथ तालीम जो होगी यानी ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो 2G पर पढ़े जाएंगे, मगर साथ ही साथ SOPs का भी ख्याल रखना है। फिलहाल अगर देखा जाए तो 2G को लेकर कई सारा एजुकेशन सेक्टर जो है काफी ज्यादा डिफंग हो चुका है, मगर जिससे ये भी हम कह सकते हैं कि आश लगा के सिर्फ बैठे हैं कि 4G कब खुलेगा। मगर हुक्मनामा अभी तक जारी नहीं किया गया है, मगर खाली खबरें जो है वो गश्त हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अब पढ़ाई और पढ़ाई लिखाई के मामला स्कूलों के साथ भी है, मगर वो स्कूल जिन्होंने एडमिशन भी कर लिया और आखिरकार हुक्मनामे पर जी हाँ कुछ अलग ही मनमानी चली, एडमिशन फीस को लेकर एनुअल चार्जेस के साथ जोड़े गए। आखिरकार अब देखना जरूर होगा कि जब अगले साल स्कूल खुलेंगे तो उस वक्त कोविड पैंडेमिक के साथ साथ हालत क्या होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महकमे तालीम के हवाले से। एक सिस्टम बन चुका है, एक रुझान बन चुका है कि अब जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करें तो वालिदैन जो है वो प्रेफर करते हैं अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में करने का, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जिस तरह का इंतजाम है, जिस तरह का वहां पे तालीम का मियार है वो काफी कम हो चुका है। और सरकार ने इस तरफ से कोशिशें नहीं की कि इस मियार को बढ़ाया जाए, क्योंकि रिजल्ट्स की जब बात करते हैं, जो ही रिजल्ट सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मियार जो है वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। अब जहां पे हम सरकारी स्कूल के जो असातिज़ा साहिबान हैं वो भी अपने बच्चों को की तालीम की अगर बात करें, उनके अपने बच्चों की तालीम जो है वो प्राइवेट स्कूलों में है, उनको दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला नहीं ले रहे हैं। तो इस हवाले से अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, और जो लोग भी हैं अब वो सरकार से मिलकर इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं कि अब बच्चों को का जो रुझान है वो सरकारी स्कूलों की तरफ लिया जाए। काजीगुंड में एक कम्युनिटी प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया था, वहां पे लोगों ने शिरकत की इस प्रोग्राम में, और वहां के जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर है वो इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। प्रोग्राम का मकसद था कि वालिदैन को एक इंफॉर्मेशन दी जाए और वालिदैन को माइल किया जाए कि वो अपने बच्चों का जो दाखिला है वो सरकारी स्कूलों में दे दे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के जो असातिज़ा साहिबान हैं वो पढ़े लिखे हैं और उनके पास काफ़ी तजुर्बा रहता है, तो वो बच्चों को बेहतर तालीम दे सकते हैं। जहां पे भी कमी की बात की गई है, कमियां बहुत सारी हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा, एक बेहतर निज़ाम के तहत उन बच्चों को तालीम दी जाएगी। जोनल एजुकेशन ऑफिसर काजीगुंड का क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस करवाना ये इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में दाखिला पाएं। और इस मुहिम के तहत आज काजीगुंड में ये प्रोग्राम हो रहा है,
और मुझे बताया गया कि अभी तक हाल के कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला पा चुके हैं। ये लोगों में एक क्रेज बन गया है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डाला। मुझे लगता है कि आजकल के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो तदरीसी अमला है वो हाईली क्वालिफाइड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हाईली क्वालिफाइड है और फैसिलिटीज बराबर के हैं जो प्राइवेट स्कूलों में है वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी है। चीज़ की कमी नहीं, बुनियादी ढांचा बना हुआ है, कंप्यूटर एजुकेशन है, सब कुछ है। और जो प्राइवेट स्कूलों में केजी क्लास हुआ करते हैं वो अब हमने गवर्नमेंट स्कूल में भी शुरू किया। मैसेज ये है कि वो इन स्कीमों का जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों के लिए, इन स्कीमों का फायदा उठाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबल आबाद बनाने के लिए हमारे उस्तादों पर जो हाईली क्वालिफाइड पर भरोसा करें और बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दें। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के 3 नौजवानों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उनके बाद अगरचे उनको पुलिस रिमांड में भी दिया गया है। मामला यह है कि पुलिस का कहना है कि ये किसी हमले की ताक में थे, जिनकी वजह से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो उनके लवाकिन यहाँ पे हैं कश्मीर में, वो एहतिजाज कर रहे हैं और इसको बेबुनियाद कह रहे हैं। गोंदीपोरा बडगाम से वाबस्ता एक नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके लवाकिन ने आज, वहाँ के लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज किया। उनका कहना है कि ये कारोबारी लोग हैं और सामान खरीदने के लिए दिल्ली चले गए थे। इनका किसी भी तंजीम के साथ कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने सरकार से गुजारिश किया कि इनको फिलफोर रिहा किया जाए। अगर इनको रिहा नहीं करेंगे तो वो पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाएंगे उनकी रिहाई के हवाले से। इन लोगों का क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। हम बीरू गोंदीपोरा से आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भाई दिल्ली सामान खरीदने के लिए गया था और इसके पास 2 अदर जवान भी थे जो इनके दोस्त हैं। ये वहाँ इलेक्ट्रिक सामान खरीदने के लिए गए हैं, तो बराबर हमें उनसे राब्ता था। 1 घंटे के बाद हम मुझसे फ़ोन कर रहे थे, भैया क्या हाल है, तू ठीक तो है, सब कुछ ठीक है। इन्होंने बराबर हमसे राब्ता किया है, बराबर हम ठीक है। लेकिन जब जिस टाइम एतवार के दिन हमने उनसे राब्ता किया है 8 बजे के बाद फिर हमने 9:30 बजे फिर राब्ता, 9:30 बजे इनका स्विच ऑफ आ गया, बराबर 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल खबर हुई, इनको दिल्ली के अंदर 3 टेररिज्म को पकड़ा गया है। इनका नाम है शबीर अहमद गोजरी, रियाज अहमद रहतर और मोहम्मद अयूब पठान। बराबर इनका तस्वीर भी सामने आ गया। ठीक है, अगर इनको पकड़ा गया है, नार्कोटिक टेररिज्म का नाम दिया गया है या मिलिटेंट का नाम दिया गया है या इनका राब्ता इनका राब्ता बब्बर खालिसा के साथ है, इनका राब्ता ISIS के साथ है, मैं समझता हूं अगर ठीक है, अगर आपने इल्जामात लगाया है, चेहरा तो सामने आ गया, मीडिया के सामने आ गया, तो ये रिकवरी सामान कहाँ है मोदी जी? ये रिकवरी सामान कहाँ है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब? दिल्ली के सिक्योरिटी एजेंसियां, ये रिकवरी सामान कहाँ है? अब तुम कहोगे रिकवरी सामान आपके हमारे पास है, आप 10 दिन के बाद शो करोगे। झूठ की कहानी बता रहे हो, झूठ का इल्जाम लगा रहे हो इनके ऊपर। ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है तीनों। इनको रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के, बिना किसी इल्जामात के। अगर इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी केस की सुनवाई नहीं और इनको बाइज्जत हमारे हवाले नहीं किया गया है तो हमें मजबूरन बराबर पार्लियामेंट के अंदर तक हम बराबर मार्च करते रहेंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे रोशनी एक्ट के हवाले से। रोशनी एक्ट में जिन लोगों का भी नाम आया है, अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने ज़मीन पे कब्जा नहीं जमाया, बल्कि एक सिस्टम के तहत उनको वो ज़मीन दी गई है और कई सालों से उनके जो लोग हैं, उनके जो लवाकिन हैं, वो उन ज़मीनों पर रह रहे हैं, तो उन्होंने ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं जमाया। इस हवाले से कहीं ना कहीं अब सियासत भी यहाँ पे गर्म हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद शाहीन ने कहा कि जो भी लोग इनमें मुलव्वस है, सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। GM शाहीन का क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। जहां तक रोशनी एक्ट का सवाल है, अगर आप देखें कि रोशनी एक्ट गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पर लागू करवाया था और उस वक्त कांग्रेस की सरकार और कोलिशन थी लोकल गवर्नमेंट्स की, और मुलव्वस कौन लोग हैं इसमें? मुलव्वस भी वही लोग हैं जो सरकारों में थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स रहे, चाहे लीडरशिप रही। इन्होंने लैंड इन्होंने ली, और अगर कानून आम आदमी के लिए है तो वो कानून जो है
पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी है और ब्यूरोक्रेट्स के लिए। कानून जो सज़ा है वो खाली आम आदमी के लिए ना हो, और जो भी इसमें मुलव्वस है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जितने भी स्कैंडल्स, खास करके मैं बता दूं, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और सीबीआई पिछले 1 साल से 1.5 साल से हर एक दिन एक नया एफआईआर होता है, जिसे जाहिर पता लगता है कि कितना करप्शन रहा है जम्मू कश्मीर में और इसकी जड़ें कितनी मजबूत रही है। और इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो है अवाम बिल्कुल साथ दे रही है, और हम चाहते हैं कि जो भी मुलव्वस लोग हो, उन लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।